नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। देश के करीब 80% सरकारी अस्पतालों पर सरकार की रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर करीब 80% अस्पताल ऐसे हैं जो मानकों पर खरे नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार तमाम कोशिशें कर रही है, इसके बावजूद भी जो हॉस्पिटल है वो मानकों पर खरे नहीं उतर पाए हैं। यह जानकारी केंद्रीय एजेंसी की एक रिपोर्ट में सामने आई है। साल 2007 और फिर साल 2022 में संशोधित भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के आधार पर सरकार ने देश भर के सरकारी अस्पतालों में पड़ताल की है। इसके लिए अलग अलग राज्यों में 40,451 अस्पतालों का चयन किया गया है, जिनमें से 32,362 को 100 में से 80 से भी कम अंक हासिल हुए हैं। इनमें से 17,190 अस्पतालों को कम से कम 50 से भी कम अंक मिले हैं। संसाधनों के मामलों में सिर्फ 8,089 अस्पताल 80 से ज्यादा अंक हासिल कर मानकों पर ठीक ठाक उतर पाए हैं। अब इस संकट से उबरने के लिए केंद्र सरकार ने दिसंबर 2026 तक सभी अस्पतालों को बेहतर बनाने की कसरत शुरू कर दी है। कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पर आवश्यक दवाएं भी नहीं निकली है। रिपोर्ट बताती है कि जब 170 जिला अस्पतालों में IPHS मानकों के आधार पर जानकारी मांगी गई, तो उसकी समीक्षा में पता चला है कि आवश्यक सूची में शामिल दवाएं भी पूरी नहीं है। उदाहरण के तौर पर एंटी एलर्जी और एनाफिलेक्सिस में लेवोसिट्रिजन, इसके अलावा हाइड्रोकोर्टिसन्स, इसके अलावा सक्सिनेट इंजेक्शंस, फेनिरामिन इंजेक्शंस और एड्रेनालाइन इंजेक्शन दिया जा सकता है, लेकिन 30 से ज़्यादा अस्पतालों में इनमें से कहीं एक या कहीं दो से भी अधिक दवा नहीं पाई गई है। और इसी तरह से पैलेटिव केयर, इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर और एंटी हाइपरटेंसिव दवाओं की भी कमी सामने निकल कर आई है। ये सरकार की ही रिपोर्ट है जिसमें ये पड़ताल की गई है। इसके अलावा 8,000 से अधिक अस्पतालों में 14 प्रकार की जांच नहीं होती है। नियमों के अनुसार प्राथमिक और जिला अस्पताल या उप अस्पतालों में कम से कम 14 तरह की स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। इसमें से हीमोग्लोबिन और यूरिन से लेकर की रक्त शर्करा, मलेरिया, HIV, डेंगू, सर्वाइकल कैंसर, आयोडीन, पानी, मल संदूषण और क्लोरोनीकरण के अलावा हेपेटाइटिस B, फाइलेरिया, सिफिलिस जैसी जांच की सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन करीब 8,112 अस्पतालों में यह सुविधा भी नहीं पाई गई है। करीब 10 से लेकर के 20,000 की आबादी में एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, ये गाइडलाइंस है। शहरी क्षेत्रों में 10 से 20,000 की आबादी पर एक स्वास्थ्य केंद्र या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना अनिवार्य है, ये गाइडलाइंस है। इनमें ऑक्सीजन युक्त 2 बिस्तर होने चाहिए और करीब एक डॉक्टर समेत 5 कम से कम यहाँ पर कर्मचारी या स्टाफ तैनात होने चाहिए, लेकिन राज्यों में भी इसकी कमी है। और ये रिपोर्ट कार्ड कैसे बनता है, सबसे बड़ा सवाल यही है, सरकार ने आखिर इसे बनाया कैसे है। देखिए, स्वास्थ्य टीमों ने पड़ताल के दौरान एक ओपन डेटा किट बनाई, जिसमें 25 अंक राज्य स्तरीय मूल्यांकन में मिलते हैं। वहीं मरीजों की प्रतिक्रिया के आधार पर 5 अंक दिए जाते हैं और इसी तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं पर भी 10 अंक, प्रयोगशाला जांच सुविधाओं पर 5 और दवाओं के पर्याप्त भंडारण के लिए कुल 10 अंक दिए जाते हैं। और इस तरह अस्पताल का एक रिपोर्ट कार्ड बनता है, जिनमें से 80 से अधिक अंक लाना अनिवार्य होते हैं। ऐसे अस्पतालों को ही स्वास्थ्य मानकों से लैस माना जा सकता है। लेकिन सरकार की जो रिपोर्ट सामने आई है, सरकारी डेटा जो बताते हैं, वो करीब 80% सरकारी अस्पताल ऐसे हैं जहां पर इन मानकों पर ये अस्पताल खरे नहीं उतर पाए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में भी बेड, बिस्तर और इसके अलावा कई तमाम प्रकार की असुविधाएं हैं, बिस्तर की कमी है। देश के ग्रामीण और शहरी अस्पतालों के मानकों की कमी भी एकदम भिन्न है। उदाहरण के तौर पर ग्रामीण स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों पर रक्त जांच, टीकाकरण और कैंसर जैसी स्क्रीनिंग की सुविधा के अभाव में साथ साथ स्थानीय स्तर की बिजली आपूर्ति की परेशानी भी है। जबकि शहरी इलाकों में अस्पतालों में दवाओं की कमी, भंडारण से लेकर के बिस्तरों का अभाव तक शामिल है। इसके अलावा डॉक्टर और नर्स के साथ साथ अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की भी रिक्त पद है और ये बड़ी चुनौती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक यानी कि IPHS का उपयोग बुनियादी ढांचे, कर्मचारियों की संख्या, दवाओं का भंडारण, प्रयोगशाला क्षमता और स्वास्थ्य के लिए संसाधन के लिए किया जाता है। इसके लिए अलग अलग पैरामीटर बनाए गए हैं, जिसके आधार पर अस्पताल की पड़ताल की जाती है। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए, राज्यों के साथ मिलकर सुधारेंगे अस्पताल, ये सरकार की रिपोर्ट जब सामने आई तो सरकार की तरफ से एक बयान भी सामने आया। सरकार का कहना है कि सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि सरकारी अस्पतालों के साथ साथ आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को भी मानक प्रमाण पत्र हासिल कराने में सहयोग किया जाएगा।
कोरोना महामारी के दौरान प्राप्त सभी आभासी मूल्यांकन के अनुभव के आधार पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए भी एक मॉडल विकसित किया गया है, जिसे वर्चुअली रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक यानी कि NQS को सौंपी गई है। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि सरकार की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कई प्रकार के ऐसे जांच है जो अस्पतालों में नहीं पाई गई है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मानकों के आधार पर ये अस्पताल खरे नहीं उतर पाए हैं। करीब 80% सरकारी अस्पताल ऐसे हैं जहां पर मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा 80% मानकों पर खरे नहीं उतर पाए हैं। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देंगे, हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे इस पूरी खबर को लेकर। हमारे साथ में रमेश शर्मा सर हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। विभांशु जोशी सर हमारे साथ में जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। अमित खरी जी कुछ ही देर में हमको ज्वाइन करेंगे समाजसेवी के तौर पर। सबसे पहले रमेश शर्मा सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से सरकार की ही रिपोर्ट बताती है कि देश के 80% अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर बुनियादी ढांचों की जरूरत है, बुनियादी सुविधाएं नहीं है। अब सरकार तमाम बजट पेश कर रही है, लेकिन कमी कहाँ है? मोटे तौर पर ये जो रिपोर्ट आई है वो सैद्धांतिक रूप से तो हो सकती है, लेकिन इसमें व्यवहारिक पक्ष का अभाव है इस रिपोर्ट में। इसका कारण ये है कि जब अस्पताल बनाए जाते हैं और वहाँ पर सुविधाएं दी जाती हैं तो वो स्थानीय आबादी और स्थानीय जरूरत को देख करके दी जाती है, लेकिन समय के साथ जनसंख्या बढ़ जाती है, लोग इधर से उधर चले जाते हैं, तो इस आधार पर ये जो जनसंख्या के अनुपात में सुविधाओं का है, इस अनुपात में भारत भर के हर अस्पताल में ये अंतर आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए बजट अलाट अगर हुआ है 2024 में, तो 2024 में किसी भी गांव की जनसंख्या को ध्यान में रख करके वो अलाटमेंट होता है। उसके बाद अगर ये जांच होती है 2028-30 में, 2-4 साल बाद होती है, तब तक उसका स्वरूप बदल जाता है। तो इसके कारण इस रिपोर्ट में उसके व्यवहारिक अभाव है। दूसरा, ये निश्चित रूप से कुछ अस्पतालों में अव्यवस्था है, तो वो स्थानीय कर्मचारियों और डॉक्टरों के कारण है। डॉक्टर समय पर जाते नहीं है, कागज पर हस्ताक्षर करते हैं, तो वो इसके कारण है। ये इसके कारण दूसरा। तीसरा जो इसमें दवाइयों का है, तो मान करके चलिए कि कई बार ये जो दवा उत्पादक होते हैं उनका एक अपनी टीम काम करती है और उनकी खरीदी का एक सिलसिला काम देता है। भारत में जिस तरीके से भाषा, बोली और पहनावे का अंतर आता है, भारत में उसी प्रकार बीमारियों का भी अंतर आता है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो जो बीमारियां राजगढ़ जिले में है वो बीमारियां झाबुआ में नहीं मिलेंगी आपको, या मंडला में जो बीमारियां हैं तो जबलपुर में नहीं मिलेंगी। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि एक दवाई को सारे अस्पतालों में रखा जाए, वो रखी आउट ऑफ डेट होती है। तो फिर हमने अखबारों में ये खबर भी बनाई है कि अस्पतालों में कितनी दवाइयां हैं जो आउट ऑफ डेट हैं, ढेर लग गई और उनको नष्ट किया गया, क्योंकि उस बीमारी के मरीज वहाँ होते नहीं है। तो ये जो कहीं ना कहीं ये जो रिपोर्ट है इसमें व्यवहारिक पक्ष का अभाव है। लेकिन फिर भी सरकार को ये चाहिए कि स्थानीय स्तर का कर्मचारी जो है वो सक्रिय रहे, नियमित अस्पताल में रहे, डॉक्टर नियमित रूप से खासतौर से गाँव के क्षेत्रों में जाए, तब इस समस्या का निराकरण होगा। जी बिल्कुल ठीक है। विभांशु जोशी सर मैं आपसे समझना चाहूँगा, जिस प्रकार से सरकार की रिपोर्ट ये सामने आई है जिसमें 80% सरकारी अस्पतालों को शामिल किया गया है जो कि मानकों पर खरे नहीं है। हालांकि देखिए केंद्र सरकार और स्वास्थ्य विभाग तमाम क्षेत्रों में भारी भरकम बजट भी पेश करती है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ही इस पूरे मामले में काम करता है। इसके अलावा महिला बाल विकास भी इस क्षेत्र में काम करता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखें कि ये जो असुविधा देखने को मिली है, इनके अगर मूल कारणों को देखें तो और क्या कारण हो सकते हैं, जैसा कि रमेश शर्मा सर ने कई कारणों को गिनाया। यह देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि भारत सरकार एक जिम्मेदार सरकार के तौर पर लगातार काम कर रही है। 2015 से ही जो हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं उनको मापने के लिए एक बड़े कड़े मानक देश में बनाए गए, जिसके तहत मानक प्रमाण पत्र, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड IPHS की बात हुई है। ऐसे अनेक मानक हैं जिन पे भारत सरकार लगातार काम कर रही है, और हेल्थ सिस्टम को एक जनता के लिए बेहतर हेल्थ सिस्टम बनाने के लिए पूरी तरीके से गंभीर है। तो देखिए, ये गुड गवर्नेंस का एक बड़ा हिस्सा होता है। स्वास्थ्य को सेवाएं यदि अच्छी होंगी तो गुड गवर्नेंस का बड़ा जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आ जाती है। तो भारत सरकार स्वयं इसकी जिम्मेदारी ले रही है कि हमें अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना होगा। अब जैसे हमने इसमें आपने 5 महत्वपूर्ण बातें आती हैं। इसमें ये बात आती है कि हमारा बुनियादी ढांचा कैसा है। तो देखिए, अचानक रातों रात तो बुनियादी ढांचा नहीं खड़ा किया जा सकता, लेकिन भारत सरकार राज्य सरकार के साथ मिलके
एक अपने कार्यकाल में एक अच्छे बुनियादी ढांचे को जमीनी स्तर पर खड़ा करेगा। अच्छा, ये भी बिल्कुल संभव नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा पैसा एक ही क्षेत्र में लगा दिया जाए, कि बुनियादी ढांचे के ही लिए भारत सरकार पूरा पैसा निवेश कर दिए या राज्य सरकार को उसके लिए पैसा दे दे। क्रमबद्ध चरणों में विकास का कार्य किया जाता है, बुनियादी ढांचे तैयार किए जाते हैं। एक स्तर से बुनियादी ढांचा तैयार किया जाता है, फिर दूसरे स्तर पर ये ABC कैटेगरी या उसको क्लस्टर में बांट के बुनियादी ढांचे को तैयार किया था। तो निश्चित तौर पर पहले कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां हुई जिस स्तर का बुनियादी ढांचा भारत के दृष्टिकोण से, भारत की जनसंख्या के दृष्टिकोण से जिस तरीके का बुनियादी ढांचा चाहिए था, तो शायद वैसा बुनियादी ढांचा अभी तक तैयार नहीं किया गया था। अब हम बात करते हैं कर्मचारियों की संख्या की, जो दूसरा मानक है जिस पर इस पर अध्ययन किया जाता है। कर्मचारियों की संख्या के मामले में हम देखें कि देश में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बहुत कम थी। पिछली सरकारों ने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि मेडिकल कॉलेजेस को खोलकर बड़ी संख्या में डॉक्टरों को तैयार किया जा सके, जिससे कि हर एक क्षेत्र में डॉक्टरों की सुविधा उपलब्ध हो सके। अब भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस पर काम कर रही है। भारत सरकार ने कई नए मेडिकल कॉलेजेस खोले। कल के मध्य प्रदेश सरकार के भी बजट में आपने देखा कि मेडिकल कॉलेजों को खोलने का प्रावधान किया गया है। तो इस तरीके से लगातार मेडिकल कॉलेज, जब डॉक्टर कहाँ तैयार होंगे? डॉक्टर तैयार होंगे मेडिकल कॉलेज से। यदि मेडिकल कॉलेजों की अनुपातिक संख्या, जैसा कि हमारे आदरणीय रमेश शर्मा जी ने साफ तौर पर कहा कि यदि अनुपातिक तौर पर हमारी व्यवस्था नहीं होगी जनसंख्या के अनुपात पे, हमारे पास डॉक्टर नहीं होंगे, तो वो चिकित्सीय क्षेत्र में सेवाएं पूरी तरीके से सक्षम तौर पर कैसे दे पाएंगे? तीसरा मानक जो इसमें आता है, दवाओं का भंडारण। देखिए, दवाओं का भंडारण के लिए भी यहाँ पर बुनियादी ढांचा बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो देखिए, जो कोल्ड चेन होती है, जो इंजेक्शन होते हैं, कोई दवाइयाँ ऐसी हैं जिनमें कोल्ड चेन मेंटेन किया जाता है। कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि अस्पतालों में इस तरीके की व्यवस्था हो कि जहां पर दवाएं ठंडे तौर पर रखी जा सके। देखिए, कोरोना काल में ये दवाओं के भंडारण को लेकर बहुत बड़ा सक्षम तरीका सामने आया। ग्रामीण क्षेत्रों तक में कोरोना का वैक्सीन कोल्ड चेन के माध्यम से पहुंचाया गया। एक बड़ी चुनौती भारत में ली गई थी। भारत यह साबित कर सकता है कि यदि जरूरत पड़ने पर वो अपनी सफलता को साबित कर सकता है। जमीनी स्तर पर आपने देखा कोरोना के कितने करोड़ों टीके लगाए गए, वो एक कोल्ड चेन का बहुत बड़ा सक्षम उदाहरण देखा था। लेकिन अभी हाँ, सरकार स्वयं चाह रही है कि इन मानकों को अच्छा बनाया जाए, इसीलिए इन स्टैंडर्ड्स पे काम किया जाए। प्रयोगशाला क्षमता, जो चौथा मापदंड आता है, प्रयोगशालाओं की क्षमता। देखिए, प्रयोगशालाओं की क्षमता के लिए हमें मशीनरी की बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कुछ मशीनें हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, जो कि बहुत महंगी पड़ती है। अब भारत सरकार इस पर बहुत गंभीरता से काम कर रही है और भारत में ही तैयार हुई मशीनों को बनाने की कोशिश कर रही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हर क्षेत्र में भारत में चल रहा है। राज्य सरकारों को भी प्रेरित किया जा रहा है कि वो अपने क्षेत्र में R&D करें, जिससे कि ऐसे मशीनों को तैयार किया जा सकता है। आप देखते ही है कि किस तरीके से नए उद्योगपतियों को सरकार प्रोत्साहित करके उनको मदद करती है और नए नए उद्योगपति सामने आ रहे हैं, उनको मदद करके प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए, उनका मशीनों के उत्पादन के लिए बड़ा काम किया सकते हैं। अन्य पांचवा इसमें जो मानक है, स्वास्थ्य के लिए संसाधन। तो देखिए, स्वास्थ्य के लिए अनेक संसाधन होते हैं। निचले स्तर के कर्मचारियों, पैरामेडिकल स्टाफ होता है, नर्सिंग स्टाफ होता है। इस तरीके के स्टाफ को तैयार करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया होती है, एक लंबी परीक्षा, 5-5 साल की एक लंबी परीक्षा से निकल कर ये लोग तैयार होकर सामने आते हैं। तो ये जो पांचों मानक हैं, ये अचानक नहीं तैयार किए जा सकते। लेकिन भारत सरकार ने इस बात को गंभीरता से लिया कि शासकीय अस्पतालों की क्षमता अभी उतनी अच्छी नहीं है, उनके मानकों को देखा जाए। और इसीलिए NABH जो अस्पतालों को दिया जाता है और NABL प्रमाण पत्र जो प्रयोगशालाओं को दिया जाता है, उनको दिया जा रहा है। भारत सरकार ने बहुत जिम्मेदारी के साथ इस पर आगे इस बात को स्वीकार करते हुए आयुष्मान सेवा को शुरू किया। अभी आपने देखा होगा, पिछले दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान को जो है 60 वर्ष तक के लोगों के लिए ओपन कर दिया है। तो भारत सरकार आयुष्मान के माध्यम से प्राइवेट अस्पतालों के माध्यम से भी लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रही है। तो मुझे लगता है कि यह सरकार का एक बड़ा कदम है, स्वयं स्वीकार करना कि हमारे अस्पताल मानक के अनुरूप नहीं है। उनको मानकों के अनुरूप लाने के लिए राज्य सरकार के साथ जो बात कर रही है केंद्र सरकार,
मुझे लगता है ये एक बड़ा कदम है जिसको पहले उठाया जाना चाहिए था, लेकिन अब उठाया जा रहा है। ये भारतीय स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। रमेश शर्मा सर, जैसा कि विभांशु जोशी सर बता रहे हैं कि बहुआयामी कदमों पर सरकार काम कर रही है, सहयोग लेकर सभी का काम कर रही है। सरकार ने दिसंबर 2026 तक का टारगेट रखा है कि जितने भी सरकारी अस्पतालों में कमियां पाई गई है उनको दुरुस्त किया जाएगा और सभी का सहयोग लिया जाएगा। और शायद यही कारण है कि आयुष्मान जैसी योजना जो है अब वो प्राइवेट अस्पतालों पर भी लागू होती है। वहाँ भी कम से कम नहीं तो जहाँ सरकारी अस्पतालों में जो इलाज नहीं होता है, अगर वो प्राइवेट अस्पतालों में हो रहा है तो लोगों को वहाँ भी वही सुविधा मिल रही है। रमेश शर्मा सर। हेलो जी सर, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ हाँ हाँ, बोलिए, अब आई आपकी आवाज जी। बिल्कुल, देखिए सर, विभांशु जोशी सर ने तमाम बातों का जिक्र किया और सरकार बहुआयामी कदम पर काम भी कर रही है, सभी का सहयोग लेकर कर रही है। सरकार ने दिसंबर 2026 तक का एक आंकड़ा रखा है, एक लक्ष्य रखा है कि हम 2026 तक जितनी भी हमारी कमियां हैं उनको दूर कर लेंगे। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड जैसी जो योजना अभी शुरू की है सरकार ने, सभी के लिए ओपन कर दी इसको। और जो भी सुविधा अगर सरकारी अस्पताल में नहीं मिल रही है तो वो प्राइवेट अस्पताल में वो सुविधा ले सकते हैं, वो भी मुफ्त में। तो ये सरकार की सबसे बड़ी योजना है जिसका लाभ सभी को मिल रहा है। तो सरकार सभी को सहयोग लेकर काम कर रही है। क्या लगता है 2026 तक सारी सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी? स्वाभाविक रूप से, क्योंकि जैसा कि प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत है, तो आत्मनिर्भर भारत के लिए व्यक्ति का स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए ये जो अभियान चल रहा है, उन्होंने पूरे देश के अस्पतालों की जांच कराई और लोग स्वस्थ रहे उसके लिए। और सरकारी अस्पतालों में अगर कोई कमी है तो प्राइवेट अस्पताल में जाकर के आयुष्मान योजना के अंतर्गत इलाज करा लें। ये भारत सरकार का ये कदम है। इसके साथ उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया है अगले 2 वर्षों का, सारे अस्पतालों को सक्षम बनाना, तो स्वाभाविक रूप से एक अच्छा कदम है। और ये जो उन्होंने जांच कराई है, ये कहीं ना कहीं ये पूरे भारत की राज्य सरकारों को, स्वास्थ्य विभागों को और अस्पतालों को सतर्क करने के लिए है। मैं समझता हूँ इस कदम की सराहना की जानी चाहिए, लोगों को स्वास्थ्य मिले। फिर इसके अलावा रिपोर्ट में जो सबसे ज्यादा जोर दिया गया है इस रिपोर्ट में कि दवाइयों का और उपकरणों के अभाव का, ये जो मुझे आश्चर्यजनक लगता है कि क्योंकि उपकरण तो आजकल बहुत प्राइमरी, जैसे मान लीजिए होमोग्लोबिन की जांच करना, होमोग्लोबिन की जांच करने के लिए उपकरण इतने साधारण है कि वो हर जगह प्राइवेट छोटे से डॉक्टर के पास ही मिल जाते हैं। तो मुझे इस रिपोर्ट में कुछ चीजें तो संदेह की लगती है, जान करके इसमें कोई एक आध ऐसा होगा, मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ा हुआ कोई अधिकारी, जांच अधिकारी इसमें होगा। ये रिपोर्ट मुझे थोड़ी संदिग्ध लग रही है। लेकिन भारत सरकार के जो प्रयास हैं तो राज्य सरकार को सहयोग लेकर के, विभांशु जी ने बिल्कुल सही बात कही, उसके अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं को सुविधा, ये एक उचित कदम है और सरकार की इस मामले में सराहना की जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और सर, जो 14 तरह की जांच की यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर सुविधा नहीं थी, जैसे कि आपने भी बताया कि हीमोग्लोबिन, यूरिन, रक्त शर्करा, मलेरिया, HIV, डेंगू, सर्वाइकल कैंसर, आयोडीन पानी और जितने प्रकार की जो जांच है, जो बुनियादी जांच है, हेपेटाइटिस टाइप की, मलेरिया टाइप की, ये सुविधा नहीं होना भी थोड़ा चिंताजनक है। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ने अगर बजट जारी किया तो क्या अस्पताल के जो प्रबंधन है उनकी ये जिम्मेदारी नहीं थी कि वो इन बुनियादी सुविधाओं को दूर करें? निश्चित रूप से इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे ये जो इनका अभाव, मशीनों का अभाव दिया है, इसमें मुझे संदेह दिखता है। क्योंकि ये जो उपकरण है ये तो हर मेडिकल की शॉप पर मिलते हैं, हर छोटी मोटी दुकान पर मिलते हैं, हर अस्पताल में है। मुझे इस रिपोर्ट की सत्यता पर कि ये जो होमोग्लोबिन जांचने की मशीन नहीं मिली, हेपेटाइटिस जांचने की मशीन नहीं मिली, ये मुझे रिपोर्ट की सत्यता पर ही संदेह नहीं, बहुत कम अस्पताल है सर, बहुत कम। ऐसे अस्पतालों की संख्या बहुत कम है जहां पर ये इस प्रकार की सुविधा नहीं है। हालांकि अधिकतर अस्पतालों में ऐसा है, लेकिन ये भी थोड़ा चिंताजनक है। निश्चित रूप से ये बात सही है, जहाँ पर नहीं है वो चिंताजनक है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी कोई रिपोर्ट अगर आ गई है तो वो भ्रम है, बाकी उसको वेद वाक्य नहीं मानना चाहिए। निश्चित रूप से वो रिपोर्ट के अधिकारी, उसमें कौन शामिल था, क्योंकि ये जो होमोग्लोबिन जांच वाली जो इसमें 3-4 चीजें आई हैं होमोग्लोबिन जांच वाली, ये तो आजकल अब घरों में ये उपकरण मिल जाते हैं, बाजार में 100-125 में मिलता है, बाजार घरों के अंदर लोगों के यहाँ रहते हैं। तो ये अस्पताल में नहीं मिलना, अगर एक आध किसी में नहीं मिला होगा तो वो ठीक है, लेकिन ये मुझे सत्यता नहीं लगती कि ये रिपोर्ट में ये बात सच लिखी है। बिल्कुल ठीक है। अब चूंकि सर सरकार की रिपोर्ट है, विभांशु जोशी सर, जैसे कि ये रिपोर्ट बताती है कि 10 से 20 हज़ार की आबादी पर एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, ये नियम मानक कहते हैं। लेकिन इतनी आबादी पर एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, बल्कि लाखों की आबादी पर एक स्वास्थ्य केंद्र है। तो यहाँ थोड़ा सा हमको काम करने की जरूरत है।
बिल्कुल इस बात को स्वीकार भारत सरकार स्वयं कर रही है। हाँ। और भारत सरकार ये मानती है कि हमारी अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर कराना है, जैसा कि आदरणीय श्री रमेश शर्मा जी ने साफ तौर पर कहा कि भारत सरकार इस बात को स्वीकार करते हुए आगे अपने कदम को बढ़ा रही है। लेकिन हाँ, कुछ मानक ऐसे होते हैं जो कहीं कहीं अस्पतालों में है, जिनका अध्ययन दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। जैसे रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस भी अपनी सेवाएं देता है, तो कहीं ना कहीं रेड क्रॉस के मानकों का भी हम उसमें इस्तेमाल करना चाहिए। हम ये सिर्फ देखें कि वहां पर जो आबादी है, आबादी के घनत्व के हिसाब से पहले जो सुविधा दी गई थी, अभी हो सकता है वहां पर वो सुविधाएं ना पहुंची हो, तो रेड क्रॉस और दूसरे संस्था भी वहां पर काम कर रहे होते हैं जहां पर ये जांच सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। तो ऐसे में बिल्कुल तौर पर इन्हीं मानकों के आधार पर ये देखना कि वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही हैं, ये बिल्कुल उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, भारत सरकार की और राज्य सरकार की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य मिले और एक अपने आबादी के क्षेत्र में मिले। और जबकि भारत सरकार के यदि मानक है कि इतनी आबादी पर एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, तो भारत सरकार इसके लिए कटिबद्ध है कि वहां पर एक स्वास्थ्य केंद्र बनाएगी। लेकिन उसके लिए जैसा कि हमें बुनियादी ढांचे की जरूरत है, चिकित्सीय व्यवस्था की जरूरत है, तो ये करने के लिए एक लंबा समय लगेगा। लेकिन भारत सरकार ने स्वयं जिम्मेदारी के साथ स्वयं अपने मानकों के मापदंडों को जांचने की कोशिश करी। ये एक बड़ी चुनौती है। स्वयं को जिम्मेदार मानकर अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ाने की भारत सरकार और राज्य सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी, ये मुझे लगता है ये बड़ी बात है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल में ही देखी है एक बड़ा फैसला किया, जिन्होंने एक प्लेन हेलीकॉप्टर देने की मेडिकल एम्बुलेंस की व्यवस्था करी। एयर एम्बुलेंस तो कितना बड़ा महत्व का काम उन्होंने किया। एक हवाई जहाज से पेशेंट को उच्च स्तर के अस्पताल में लेकर जाना, ये मध्य प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ा कदम है। देखिए, बुनियादी ढांचे तैयार होने में समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट भी कई मामलों में यही कहता है कि चीजों को समय लगता है तो उसका अल्टरनेट व्यवस्था करनी चाहिए। तो चूंकि बुनियादी ढांचा सरकार का बनने में समय लगेगा, इसीलिए आयुष्मान जैसी योजनाओं के माध्यम से प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज की व्यवस्था करी गई। तो जब ऑल्टरनेट व्यवस्था करना भारत सरकार और राज्य सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है, जब तक हमारा पूरा ढांचा तैयार नहीं हो जाता है तब तक। बिल्कुल ठीक है सर, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप सभी का, रमेश शर्मा सर आपका भी बहुत शुक्रिया, विभांशु सर आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि राज्यों के साथ मिलकर अस्पताल सुधारने की बात अब सरकारों ने कही है। सरकार ने सभी राज्यों की सरकार को पत्र लिखा है, राज्यों को पत्र लिखना है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी अस्पतालों के साथ साथ आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को भी मानक प्रमाण पत्र में हासिल कराना है और सभी का सहयोग किया जाना है। हालांकि सरकार ने दिसंबर 2026 तक का जो टारगेट रखा है, मुझे लगता है कि ये टारगेट पूरा सरकार कर पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से तमाम राज्यों की सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बुनियादी ढांचे पर काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं लोगों को उसका लाभ मिल भी रहा है। हालांकि जो रिपोर्ट कहती है वो इससे इतर भी हो सकती है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।